नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। आज हमारे साथ हमारी पूरी फौज खड़ी है। बिल्कुल, आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा कि आखिर किस तरह से विपक्षी महाजुटान करने में जुटे हैं और आज क्या क्या तैयारियां की गई हैं और सन 2024 में क्या क्या बिसात बिछाई जाएंगी। नीतू। बिल्कुल, तो मैं हूं आपके साथ नीतू और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए वर्सेस इंडिया का क्या खेल देखने को मिलेगा, आज पूरी जानकारी बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे। निदा। बिल्कुल, और मैं निदा अहमद आपको बताऊंगी कि विपक्ष की एकजुटता जो महागठबंधन हो रहा है, बीजेपी इसे कैसे ठगबंधन करार दे रही है और क्यों बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चाहे कितना भी एकजुट हो जाइए लेकिन आएगा तो मोदी ही बन रही है हमारे साथ। बिल्कुल, तो हम आपको सीधे तौर पे आपको बताने जा रहे हैं कि आज आखिर होने क्या जा रहा है। जी हां, भारतीय इतिहास में इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है, इसलिए न्यूज इंडिया ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और अपनी पूरी टीम के साथ। और आपको मैं बताऊं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट पैनल भी जुड़ेंगे वो भी वैसे चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के मानिंद चेहरों में माने जाते हैं। टीवी पर लोग उनको देखना, सुनना, समझना, जानना जरूर चाहते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम जो है हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हम बारीकी से आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टियां किस किस गठबंधन का हिस्सा होंगी। निदा। बिल्कुल, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस जो ये महाशक्तियों का जुटान मिलान हो रहा है बेंगलुरु में, इसका असर 2024 पर कैसे पड़ेगा। क्या वाकई में विपक्ष की एकजुटता इतनी जरूरी थी, लेकिन साथ ही साथ वहीं बीजेपी भी इस वक्त तमाम क्षेत्रीय दलों को, छोटे छोटे दलों को साथ मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी का भी कुनबा जो है वो भी बढ़ सके। तो बढ़ते कुनबे से क्या विपक्षी जो पार्टियां उनको टेंशन है या फिर विपक्ष इतना मजबूत, इतना एकजुट होगा कि 2024 की तस्वीर बदलने में कामयाब हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें विपक्ष की तो एक तरफ 26 पार्टियां, लेकिन एनडीए का कहना है कि हमारे साथ तो 36 पार्टियां खड़ी हैं। तो लड़ाई अब हो चली है 26 वर्सेस 36 के। बिल्कुल, तो 26 वर्सेस ये 38 दल जो हैं वो मिल रहे थे और अब ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दोनों ही दलों की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया नाम आ चुका है। पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों इंडिया, और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाएंगे। हाँ। सीधे अभी हम आप रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिस पर इस वक्त देश के तमाम लोगों की निगाहें हैं। तो न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको वहां लेके चलता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. दोस्तों नमस्कार, स्नेहितरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First, Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji will make some opening remarks, and thereafter leaders of political parties who attended today's meeting will make their own remarks. Subsequently, we will take a few questions, but please bear in mind that many of these leaders have flights to catch, so we are under a time constraint, but we will try to accommodate as many questions as possible. Shri Mallikarjun Kharge ji. Respected Rahul Gandhi ji, senior leader Sri Sharad Pawar ji, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, and CPM leader Sitaram Yechuri ji, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ji, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann ji, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ji, Karnataka Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, D. राजा जी, वाई को नहीं आए शायद,
So, all the leaders on the dais, because there is short of time and many leaders want to go their respective destination, therefore they are requesting this should be summed up as early as possible because their flights are right time. So they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned, but still the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be
held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined, because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 people, the parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not to become something. They want to save democracy and constitution, and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues, in the interest of country, we will take and we will fight. Now, our aim will be to take important issues one by one, and we will highlight, we will move throughout the states, the entire country, with all these issues, and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I am happy
everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed this is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we will fight, and we will move together, and I hope we will succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, ye unke vichar hai. Every paper will say, they are his opinion. And even newspaper also, they don't want to own it, the statement or written, whatever the articles they write. So this is the situation. So we have to come out from this, and 2024 election, we will fight unitedly and we will come out with great success. Therefore, once again I thank all leaders, those who are sitting here, and I also thank you for waiting nearly 2 hours for hearing some good news from our Indian National Development Inclusive Alliance. Once again, I will repeat, Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is the name we have given. There is a lot of meaning in this, and I hope everybody will see this name and properly, because sometimes it happens, जरा लिखते वक्त इधर उधर लिख जाते हैं और शुरू से ही कमेंट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ. I am also writing this, speaking this. This is good for the country. This name emerged today, and I thank you very much, all of you, and also I thank you, your persons, leaders who are sitting on the dais. Thank you, one and all. शुक्रिया खड़गे जी. मैं अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें. Still, बैठ जा यार. थैंक यू सो मच. जस्ट नाउ खड़गे जी ने आप लोगों को बताया, he has already mentioned everything whatever we discussed in the meeting. Here also all the chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister. Tomorrow they will be again coming. Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, मान, Staramaya ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thanks to everybody, and thanks the Indian press, international, national, state and regional and local. Today the meeting was very good. It was constructive, fruitful, and I think
from today, it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें क्लियर हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। Thank you so much. I am grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. शुक्रिया ममता जी। मैं अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26
पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाई और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंडिया वालों के लिए ये आपको बताना ज्यादा जरूरी है। विपक्षी दल कह रहे हैं अब भाजपा वाले इंडिया बोल भी नहीं पाएंगे।
डरेंगे इंडिया बोलने से? अरे ऐसा नहीं है भाई, तो हमारे देश का नाम है वो। I'll come back and तो यहाँ पर देखिए अभी शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India.
You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। अभी हमारे पास 3-4 सवालों के लिए ही वक्त है। संक्षिप्त में आप सवाल कीजिएगा, इसी बैठक पर सवाल उठाइएगा, दुनिया भर की बातें नहीं। और खरगे जी, क्योंकि आज की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है, तो प्रयास करेंगे इन सवालों को जवाब देने का। हाँ संजीव, माइक देना है। So you've named this alliance as India. We just wanted to know any discussions forward on who would lead this alliance and who would be the face of India. देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। Sir, 1 minute please. Sir, yes, please. Sir, both the meetings that have happened, sir, this is Jayaprakash from NewsX here, sir. So two meetings have happened, one in Patna and the other one here in Bengaluru. So on both these meetings, you have said the discussions have been fruitful. So can you deliberate on what these discussions were? For example, UCC, have you come on a common ground from where these differences have been sorted out? देखिए, one thing, I have not received UCC bill. If you have got, you give me, then I will react. Still, they are calling objections up to 28th. So where is the question of discussing here? We have discussed about Manipur issue and other issues, unemployment, inflation, and other issues, and how to come together and how to fight against these divisive forces and save democracy and save constitution. About that, we elaborately discussed, and we are satisfied, and all are satisfied with that. Sir, sir, are you chart a common winning program for the next parliament election? Pardon? Sir, are you chart a common winning program for the all parties? Common winning program for the next parliament election. Together fight, that's why 26 parties have come together, and we will fight together against the BJP, against Modi government. There is no... Mr. Chairman. खड़गे जी, प्लीज, अरे सुनो, बैठो यार, ये तरीका नहीं है, प्लीज बैठिए, अरे एक पूछे तो मैं जवाब दूंगा। No, you can't just speak like that. आपको मौका सर इधर हूँ सर, खड़गे साहब। मिस्टर खड़गे जी, सर सीट शेयरिंग को लेके प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा
कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। शिव कुमार हो रहे मिस्टर खड़गे जी, सर शिव कुमार हो रहे खड़गे जी, शिव कुमार हो रहे क्या हो रहा है? Saran Patel, as you are grouping Karnataka, as you have come together, we can see the threat to the regional parties. We can see what has happened in Maharashtra to Shiv Sena and also to NCP. Do you see major threat to other regional parties, and the JDU is also is on the radar now? JDU in Bihar. ಅದೇನು ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, see, NCP and Shiv Sena has come under threat from NDA government, that is BJP. How will you keep these regional parties together for all these days? Another 7-8 months are left and they are being targeted. And you told you are fighting NDA as 30. Why have you left out Raj Bhavan, which is 31? Okay, good. You have realized that. I am very thankful to you. But Pawar Saab, NCP leader, tall leader, popular, supported by people, he is here. And Uddhav Thackeray ji, who is also popular leader of our Shiv Sena. What more you want? When people are with them, MLA might have gone and may come. That is not important. But a creator is here. And all creators, both are creators and fighters. So you don't worry, we will be one and there is no question of division. शुक्रिया दोस्तों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आसिफ इकबाल और आज हमारे साथ तमाम मेरे सहयोगी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज सबसे बड़ी बहस को हम बहस के तौर पे नहीं बल्कि बड़े मुद्दे के तौर पे दिखाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त कौन सा मुद्दा सबके ऊपर हावी है। जी हां, हम आज बताना चाहते हैं कि आज से ही यह तय हो जाएगा कि 2024 के चुनाव में क्या क्या होने वाला है। जी हां, आज आप कह सकते हैं कि 2024 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है या उसको टीजर रिलीज कह सकते हैं, क्योंकि आज साफ तौर पे 2024 में कौन किसके धड़े में होगा, कौन किसके पाले में होगा, कौन किसके साथ होगा और कौन किसके खिलाफ होगा, उसकी पूरी पृष्ठभूमि आज तय होगी। तो आज न्यूज इंडिया भी आपको बारीकी से तमाम चीजों का एनालिसिस करके दिखाएगा और बताएगा कि इस बड़े मेगा शो को हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं और किस तरीके से आपको पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तमाम हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे और हमारे साथ वो गेस्ट पैनल होगा जो हिंदुस्तान के तमाम टीवी चेहरों का सबसे जाना माना, सुख्यात, विख्यात, प्रख्यात चेहरा होगा और साथ ही हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी होंगे। ओवर टू यू निदा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या है हमारी तैयारी इस महामंथन को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता की, विपक्षी एकजुटता की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है और अब तो सीधे सीधे एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है। अब इंडिया में तमाम जो दल हैं वो तो मिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या दिल मिलेंगे 2024 तक, या फिर सबसे बड़ी बात ये दल तो मिल गए हैं लेकिन सीटों के शेयरिंग को, बंटवारे को लेकर के आपसी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ महाकवरेज में आपको बता दें कि मेरे दो सहयोगी सागर मिश्रा और नीतू गुप्ता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको हम ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे जहां से हमारे तमाम सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सागर, आप ही के पास हम आना चाहेंगे। ओवर टू यू सागर। बिल्कुल, देखिए आज के दिन विपक्षी गठबंधन को अब नया नाम मिल चुका है और वो नाम है इंडिया, यानी कि अब लड़ाई हो चली है इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच। लेकिन ये विपक्ष की उड़ान क्या 2024 के लिए अब भर पाएगी और इतना आसानी होगा? तमाम आज के दिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दे। अश्वनी शाही, नेता बीजेपी के, चंद्रमोहन शर्मा,
नेता कांग्रेस के सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो कि प्रवक्ता सपा के आज के दिन हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर हमारी एकजुटता कितनी कामयाब होगी, और अश्वनी जी बताएंगे कि आखिर एनडीए कैसे इस उड़ान को रोकेगी। नीतू। बिल्कुल, तो इसके साथ ही साथ हमारे साथ खास सहयोगी भी हमारे साथ नमित जुड़े हुए हैं इसी चर्चा में। और आपको बता दें, इससे पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी विपक्षी एकता महागठबंधन इंडिया की, जिसमें सीधे सीधे कहा गया था मोदी की विचारधारा के साथ इंडिया की लड़ाई है। और अब देखना यही है कि महाराष्ट्र में जो 11 सदस्यों की समिति बनेगी, संयोजक कौन होगा, ये सब कुछ जानेंगे समझेंगे। नमित के पास इस वक्त चलेंगे। नमित, क्योंकि अब तो निगाहें एनडीए की बैठक पर है, क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में बैठक शुरू हो रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, पहले मैं 2 मिनट पे अपनी पूरी बात क्लियर करूंगा। नीति, सबसे पहले ये तस्वीर दिखा दूं, एक तरफ मेरे रायसीना हिल्स है तो दूसरी तरफ की तस्वीर में मैं दिखा दूं जहां पर पुराना संसद भवन और नया संसद भवन है। यहीं पर आने के लिए आज 2 दलों की, यानी कि एक तरफ एनडीए की बैठक तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक हो रही है, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं कि जहां एक तरफ 36 से 38 दल एनडीए के एक साथ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ 26 दल एक साथ आए। इस पूरी मीटिंग जो चली एनडीए की मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन विपक्षी दलों की जो मीटिंग चली इसमें 3 बड़े अपडेट निकल कर आए। पहला तो ये कि अगली बैठक मुंबई में होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सुबह से उठा रहे थे कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगी, इसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि अगली बैठक जो मुंबई में होगी और 11 सदस्यों की जो समन्वय कमेटी बैठाई जाएगी वही एक संयोजक तय करेगी और वही सीट शेयरिंग के बारे में आगे का अपडेट देगी। तीसरी बड़ी जानकारी इस मीटिंग से यह निकल कर आई कि दिल्ली के अंदर चुनाव के दौरान एक सचिवालय बनाया जाएगा जहां पर ये 26 दल बैठकर जो है आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2024 का चुनाव जिस इंडिया में होगा उसी इंडिया के अंदर अब एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। ये इंडिया वो इंडिया नहीं जिसमें चुनाव होगा, ये इंडिया इन 26 दलों का गठबंधन होगा जो कि 2024 में एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। जैसा मैं बार बार सुबह से बता रहा था कि सीट शेयरिंग, इसके अलावा जो तमाम राज्यों के अंदर चुनावी मुद्दे रहते हैं उन पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे और अगली बैठक जो मुंबई में होगी तमाम अपडेट के लिए आपके पास आएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से, और आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम पल पल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम चीजों पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही जी आपसे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बैठक के नतीजे को, क्योंकि जिस तरीके से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल और फिर उसके बाद राहुल गांधी। आप कह रहे हैं ये जो सीरीज आप गिना रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है वो आज यूपीए का विसर्जन हुआ है। यूपीए आज विलुप्त हो गया है। गंगा जमुना में जैसे सरस्वती विलुप्त हो गई है, वैसे ही आज जो है मैं आपको एक चंद सेकंड के लिए रोक रहा हूं, और आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निदा, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें एक तरफ तमाम विपक्षी एकजुट की बैठक और बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वहीं बीजेपी अब करने जा रही है इस बड़ी बैठक के माध्यम से महामंथन। सारी तैयारी पूरी है, इंतजार था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो तस्वीरें आ रही है वो सीधी ये बता रही है कि अब से थोड़ी ही देर में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तमाम तैयारियां पूरी। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधा सीधा, क्योंकि पहले से ही जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, अमित शाह वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाकायदा बुके लेकर के तमाम तैयारी, और ये अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले तस्वीर में जेपी नड्डा आगे आते हुए, तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद खास किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर हो रहा है। जीतनराम मांझी ने भी हाथ मिलाकर के स्वागत किया, और साथ ही साथ देखिए महाराष्ट्र की भी पूरे बड़े बड़े चेहरे यहां पर आपको नजर आएंगे। आप देखिए शिंदे साहब यहां पर मौजूद है। तो लगातार एक के बाद एक अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लेते हुए, और सबके साथ यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। सागर, बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर, आगे एनडीए की ताकत अब देखी जा रही है, क्योंकि यहां पर 38 दल एक साथ, और अब से कुछ ही देर में जब बड़ी बैठक शुरू होगी, क्योंकि आज हमने बेंगलुरु में विपक्षियों की ताकत तो देखी, लेकिन एनडीए ये अंदाजा दिलवाना चाहती है कि हम भी आपसे कम नहीं है। और जो बेंगलुरु में पावर गेम दिखाया है विपक्ष ने, उसी का ही जवाब देने के लिए तैयारी अब बीजेपी की हो रही है।
बिल्कुल, तो ये तैयारी तो आपने देख ली। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। मैं चंद्रमोहन जी के पास आना चाहूंगी। चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी जो ये इंडिया तैयार हुई है ये मोदी की विचारधाराओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ाई है। सवाल आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, बस एक सेकंड। हाँ। दीपक चौबे जो इस वक्त उस बैठक में मौजूद है, हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वो उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप अपना सवाल दोहराइएगा। दीपक, आपको अब मेरी आवाज मिल रही होगी। दीपक, आपको मेरी आवाज मिली तो बताइए कि वहां क्या सारे लोग पहुंच चुके हैं, बैठक कितने देर में शुरू होगी? दीपक। जी देखिए आसिफ जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये बैठक होगी जो एनडीए की बड़ी बैठक होगी। और देखिए, इससे पहले अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 25 जो पार्टियां थी वो एनडीए में शामिल हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में करीब करीब 38 पार्टियां जो हैं वो शामिल हो रही हैं। इसकी अध्यक्षता अगर बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और अगर बात की जाए अंदर की, तो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है वो ये है कि एक रेजुलेशन पास होगा जिसमें सभी पार्टियों से कहा जाएगा कि 2024 में साथ लेकर चलना है। पर सबसे बड़ी बात होगी कि देखिए, महाराष्ट्र और बिहार, ये सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा दिक्कत बीजेपी को या फिर कहा जाए कि एनडीए को यही होने वाली होगी, क्योंकि चिराग पासवान जब से पार्टी में आए हैं तब से अगर बात की जाए तो जो पारस गुट है वो लगातार कहीं ना कहीं दबाव में है। और खबर ये भी है कि जब सुबह पारस जो कैबिनेट मंत्री पारसनाथ है, उन्होंने जब मीडिया को बाइट देना स्टार्ट कर दिया तो कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनको फोन करके मना किया था कि अब आप इस पर कुछ ना बोले। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हुई है, और इस बार देखिए, इस बार खबर ये भी है कि जैसे ही ये पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा उसके बाद विस्तार होगा कैबिनेट का, तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए कि इस बार चिराग पासवान केंद्र कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे और उनको 2024 में 6+1 राज्यसभा यानी कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा देने की चर्चा है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बड़ी बातें आप बता रहे हैं। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। आएंगे आपके पास। चंद्रमोहन जी, सवाल मेरा आपसे था यहाँ पर कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी इंडिया जो तैयार हुई है इसकी लड़ाई मोदी से है, उनकी विचारधाराओं से है, लेकिन एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारा जो गठबंधन है वो साथ आगे चलकर जाने वाला गठबंधन है। जेपी नड्डा ने तो कह दिया, आप लोगों ने भानुमति का कुनबा तैयार किया, ना नीति ना फैसला। देखिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे चढ़ चढ़ लंबे हाथ, क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि मोदी जी के अपने खुद के प्रवचन आज उनके लिए बड़े घातक हो गए हैं। बड़ी जोर जोर से सदन में कहते थे मैं अकेला सब पे भारी। अब मैं अकेला सब पे भारी कहते कहते अटल जी की जिन पार्टियों में 25 पार्टियों से 2014 का सफर 2019 तक आ गया, आज 24 पे वही मैं अकेला भारी 38 पे चला गया। और उस 38 के अंदर चेहरे देखिए कैसे हैं, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान, अजीत पवार, जीतन मांझी, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, राजभर वो कि जिनको इनकी पार्टी नियत कोसती रही और ये उनको कोसते रहे, और उन्हीं के जिस एक मंत्री को इनके विधायक बनाया हुआ है उसके लिए तो उन्होंने धर्म मजहब की लड़ाई लड़ डाली। तो आज देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और इसी अकेले पड़ने के कारण ठीक है। अश्विनी जी से रिएक्शन। चंद्रमोहन जी को आपने सुना। अश्विनी जी, पीएम नरेंद्र मोदी अकेले हो गए, क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, चंद्रमोहन जी एकदम सही बात कह रहे हैं। मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि आज कांग्रेस की 125-26 सालों में सबसे बड़ी पराजय है। कांग्रेस को आज इन दलों ने घुटनों पर पहली बार ले आकर खड़ा किया है आजादी के बाद, कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि ना हम कोई प्रधानमंत्री का चेहरा देंगे, ना हम कोई घोषित करेंगे। इसका मतलब कि उन्होंने पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। और वो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस आज सभी अगर एक पोस्टर बनेगा तो एक तरफ एनडीए का कुनबा होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे पर बीजेपी भी चलती है सर। बड़े नेता के रूप में रहेंगे। अश्वनी जी, स्टूडियो से मैं सागर मिश्रा हूँ। इसी एजेंडे पर बीजेपी भी सभी राज्यों में चलती है। आप भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं सर सभी राज्यों में। आप भी सीएम का ऐलान नहीं करते हैं। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो क्या आपत्ति? भाई आज नहीं, आज जो है आप एक चेहरा तो हमारे पास है, इनके पास कौन सा चेहरा है? कोई चेहरा तो बताएं। संयोजक तक नहीं कर पाए ये लोग। और कांग्रेस जो 275 सीटों पर कांग्रेस जो है 1 नंबर रही थी या 2 नंबर रही थी,
और आज कहां जाएंगे? बलि का बकरा बना दिया गया है, सीटें नहीं मिलेंगी भारत की। अच्छा देखिए, भास्कर जी से एक रिएक्शन ले लें, भास्कर जी से। मुझे दुख होता है। देखिए सर, अश्वनी जी आऊंगा, भास्कर जी, और देखिए आज भास्कर जी और यहाँ पर दो हमारे जो चंद्रमोहन जी, आज करीबियां बढ़ गई हैं। कल इनकी कुर्सियां जो दूर दूर लगती थी, देखिए आज हमारे स्टूडियो में करीब आज कर दी गई हैं। कल जो लोग अलग अलग कप में चाय पिया करते थे, आज एक में भी पी सकते हैं। वो कहते हैं ना सर कि कल तक सियासत में भी मोहब्बत थी, लेकिन आज ये मोहब्बत से ही सियासत है। सागर, बहुत देर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या जो भी एक चेहरा होगा सबकी सहमति होगी, आम आदमी पार्टी भी तैयार होगी उस चेहरे पर? जी बिल्कुल, ये अब लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अंतर यहाँ पर यह है कि आज जो इंडिया का जो मोर्चा खड़ा हुआ है, इसने एक रचनात्मक एजेंडा के साथ लोगों के सामने ये आया है। ये कह रहा है कि हम स्वस्थ भारत बनाएंगे, शिक्षित भारत बनाएंगे, रोजगार युक्त भारत बनाएंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो थे वो हमेशा भूतकाल में जाते हैं कि कांग्रेस पहले क्या कर रही थी। भूतकाल की बात नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को भविष्य का निर्माण करना है। इसीलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंडिया नाम दिया गया है। और इसमें एक संख्यात्मक, क्योंकि बार बार ना खास करके स्टूडियो टीवी चैनलों में हम लोगों की ये चर्चा होती है, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह सही भी है कि संख्या का बहुत महत्व होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये बेंगलोर में जो इंडिया की आज बैठक हुई है, इसमें 11 राज्यों की सरकार और 12 राज्यों के प्रमुख विपक्षी दल, कुल मिला के 23 राज्यों के सरकार या विपक्षी दल यहाँ पर जुड़े थे। जबकि भाजपा की जो एनडीए की आज बैठक हो रही है, उसमें भाजपा नीत गठबंधन सिर्फ 9 राज्यों में सरकार में है और 11 राज्यों में विपक्ष में है। भाजपा के पास 20 राज्य हैं। तो आज इंडिया के पास 23 राज्य हैं और एनडीए के पास, जिसको हम लोग एनडीए को उनको नाम बदल लेना चाहिए, नेशनल दोस्तवाद अलायंस कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके सारे लोग अपने, इनका दोस्तवाद जो ये दूसरों को पर उपदेश क्या देंगे, इनका सारा का सारा इनका एजेंडा जो है, इनकी नीतियां जो है, ये केवल दोस्तवाद के लिए, अडानी के लिए चलती हैं। तो इसीलिए मैं अडानी का नाम नेशनल अलायंस ऑफ अडानी करने के बदले नेशनल दोस्तवाद अलायंस। सिद्धार्थ जी, अश्विनी जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी कहिए। जी देखिए, आज इस स्वार्थ की उस पर जो है नींव पर टिकी हुई भ्रष्टाचारियों की एक जुटान जो है आज जो हुआ था, किस तरीके से केजरीवाल जी ने कांग्रेस को घुटने पर ला दिया कि अध्यादेश पर आप समर्थन नहीं करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इससे बड़ा स्वार्थ कहीं देखने को मिलेगा? कहीं नहीं मिला। आज देखिए क्या स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो बैठक हो रही है, उसमें किसी एक दल में कुछ अगर हुआ हो तो बता दीजिए, किसी ने कुछ कहा हो तो बताइए। इस तरीके के आज जो स्थितियां जो बनी है, वो स्थिति जो है, आप लोगों ने कांग्रेस को तो आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ यूपीए को। आज यूपीए को समाप्त किया आपने। ये बहुत ये आप देखिए, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, इन लोगों ने आज स्वार्थ की राजनीति की है और कांग्रेस झुकी है उसके सामने, यानी कि आने वाले चुनाव के बलि के बकरे। और मैं बड़ा टेक्निकल चीज एक और बोल रहा हूँ, चुनाव पर पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर रहे थे ये, लेकिन आज कहाँ रहेंगे ये तो तय करना पड़ेगा कांग्रेस को। जिस तरह से पूछा था, कुल मिलाकर एक छोटे से सवाल में आपसे उत्तर समझना चाहूंगी। दल तो मिल गए, दिल मिलेंगे क्या? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से 140 करोड़ देशवासियों को और आपके जो चैनल के दर्शक हैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो इंडिया करके अलायंस जो बना है, ये निश्चित तौर पे लड़ने का काम करेगा। देश जो बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और निश्चित तौर पे आज जो भारतीय जनता पार्टी है, उनमें चिंता की जो लकीरें हैं, वो ऊपर से नीचे तक आदरणीय मोदी जी से लेकर और हमारे छोटे भाई अश्विनी तक, भाई में सब में दिखाई दे रही है। और उसके पीछे कारण है, बिल्कुल मैं आपको रोक रहा हूं, भुवन जी आपको रोक रहा हूं, एक सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि समझना होगा कि इस तस्वीरों के जरिए एनडीए क्या मैसेज देना चाहता है। और एनडीए बैठक की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सीधे न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है।
बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरफ जहां विपक्ष ने एकजुट होने की तस्वीर पेश की और अभी जो ये तस्वीरें आ रही हैं वो आप देखिए यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 की लड़ाई के लिए सियासत कितनी गर्माई हुई है। अमित शाह को आप यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है, जेपी नड्डा ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अब सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच, जो इस बात को राहुल गांधी ये तस्वीरें मैं आपको इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, चिराग पासवान की अभी चर्चा कर रहे थे। और चिराग पासवान से देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने बताया कि बिहार और महाराष्ट्र को लेकर बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बड़ी लंबी लड़ाई है। और देखिए साफ तौर पे ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गले लगाया है चिराग पासवान को, वो कहीं ना कहीं से हमारे जो संवाददाता दीपक चौबे हैं उनकी खबर पे मुहर लगाता हुआ वो तस्वीर साबित हो रहा है। क्योंकि उस तस्वीरों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को गले लगाया, क्योंकि देखिए सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबसे जेस्चर ले रहे हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मुलाकातों का जो सिलसिला था, जो खास और आम का फर्क मिटाने के लिए काफी है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इससे पहले जब ये इंडिया जो गठबंधन नहीं बनी है उसकी बैठकों और उसकी तस्वीरों के भी हमने एनालिसिस किया था, आज एनडीए की बैठक की तस्वीरों के भी एनालिसिस कर रहे हैं। और देखिए अब बैठक विधिवत तौर पर अब शुरू होने वाला है। और सागर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जब आज के दिन संबोधित किया तो उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा था कि परिवारवाद की पार्टी और उसी के दम पर ये चलेगी, लेकिन अब आने वाले अभी कुछ ही समय के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलेगा और जब बैठक होगी एनडीए की तरफ से, तब कैसे करारा प्रहार किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि हमने इंडिया नाम रखा है, अब बीजेपी इस पर क्या करेंगे, अब कैसे हमला बोलेंगे। और इसीलिए विपक्षी एकजुटता से कहा यह जा रहा है, विपक्ष बार बार ये कह रही है कि बीजेपी बौखला चुकी है। निदा, बिल्कुल, चंद्रमोहन शर्मा जी से यहाँ पर एक सवाल हम लेना चाहेंगे। अश्विनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक से बात कर ली। दीपक, हाँ। एक सवाल कर लिए, क्योंकि दीपक को अंदर जाना होगा। मुझे लगता है कि दीपक से एक सवाल करके उनको फ्री कर देना चाहिए। निदा जी सर, पूछ लीजिए दीपक जी। दीपक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो समझना चाहेंगे कि देखिए तैयारी पूरी है, पीएम नरेंद्र मोदी अंदर बैठ चुके हैं। अब कितनी देर में संबोधन का जो वक्त है वो कितनी देर में रखा गया, बैठक कितनी लंबी चलेगी, क्या अपडेट? जी देखिए, अगर बात की जाए निदा तो ये बैठक काफी लंबी तक चलेगी, क्योंकि रात का डिनर भी रखा गया है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बैठक में सभी पार्टियों को टाइम दिया गया कि सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष है वो 5-5 मिनट बोलेंगे। उसके बाद जो बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया ने चलाई थी, जिस तरीके से आसिफ जी बता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो चिराग पासवान को उन्होंने गले लगा दिया। हालांकि चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि मैं हनुमान हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम कहते हैं। और इसे एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी तो वो इस बात को कह रहे थे कि जो 6% वोट जो बिहार में, खासकर अगर बात की जाए बिहार महाराष्ट्र जो अगर दल की बात की जाए, क्योंकि देखिए पिछली बार जेडीयू साथ में लड़ी थी 17 सीटों पर, 17 सीटों पर इस बार तो वो अलग होने जा रहा है। जिस लगातार है कि एनडीए को चिराग पासवान की जरूरत थी, बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत थी, इसलिए चिराग पासवान को बुलाया गया। कल पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। तो अब ये देखने वाला होगा कि जब ये बैठक खत्म होती है उसके बाद चिराग पासवान से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो अलग अलग घटक दल है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि देखिए सीट को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीट जब चुनाव होगा तब सभी पार्टियों के अध्यक्ष बैठेंगे, उसके बिल्कुल दीपक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात तो क्लियर कर दी है, इस बैठक में आने से पहले उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था, ट्वीट करके लिखा था कि हमारा जो गठबंधन है वो देश को आगे ले जाना चाहता है। लेकिन वही विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो देश को बचाना चाहता है। तो देश को आगे ले जाना है या देश को बचाना है, इसी पर बड़ी बहस। तो मिशन 2024 की लगातार हम बात करें, क्योंकि अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है, इंडिया की बैठक हो चुकी है, महामंथन इंडिया ने कर लिया है, लेकिन अब बारी है एनडीए की, उस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था, पीएम मोदी अंदर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में इंतजार होगा जब बैठक खत्म होगी, तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो वो क्या कुछ कहेंगे इंडिया के इस महामंथन पर और साथ ही साथ इस महागठबंधन पर। सागर, बिल्कुल, आखिर विपक्षी गठबंधन की काट क्या निकाली जाए, कैसे उनको पटखनी दी जाए, कैसे उस उड़ान को रोका जाए, इस तैयारी में एनडीए अब लगी हुई है। लेकिन आप बात क्यों ना उन 26 दलों की करें, क्योंकि सियासत की देखिए अपनी एक अलग ज़बान है।
जो कल तक इनकार करते थे, आज के दिन वो इकरार कर बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी की, जो कांग्रेस से हैं। हम बात कर रहे हैं भास्कर जी की, जो कि सपा से हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो पार्टियां हैं जो कल तक एक साथ खड़े होने से भी कतराती थी, लेकिन आज ये सब एक साथ मिलकर ये कह रही है कि सन 2024 में हम उड़ान भरने वाले हैं। क्यों? चंद्रमोहन जी से सवाल अब ले लेते हैं जल्दी से। चंद्रमोहन जी, अगर सन 2024 की आप लोग की तैयारी इतनी बेहतर है, क्या आपको लग रहा है कि कल तक जो ये पार्टियां एक साथ खड़ी भी नहीं हो सकती थी, अब इतना बेहतर आप लोग का तालमेल बन जाएगा? क्या सभी एक ही नक्शे कदम पर चल पाएंगे इतनी आसानी से? देखिए, आपके प्रश्न के अंदर बहुत गंभीर सवाल छुपे और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आज जो विपक्ष बन के इंडिया के नाम से बाहर आया है, वो विपक्ष वर्सेस भाजपा नहीं है, वो वर्सेस उन मुद्दों पे होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, वो होगा जुमला वर्सेस इंडिया, वो होगा बेरोजगारी वर्सेस इंडिया, वो होगा महंगाई वर्सेस इंडिया, वो होगा जो देश के अंदर फिरका परस्ती भाईचारे को खराब करते हैं, उस भाईचारे को जोड़ने के लिए होगा इंडिया, वो देश के उन वादों को पूरा करने के लिए होगा जो 1947 की विरासत से बढ़ते बढ़ते 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी थी। क्योंकि जिन पार्टियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन करा था, वो 2014 का सफर 19 तक भाजपा को लेके गए। उसके अंदर 19 के बाद, जैसे अभी आज जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम किसी को साथ जोड़ते भी नहीं है और भगाते भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य था एनडीए का कि उसके साथ के रहने वाले जमीनी नेता उनका साथ छोड़ के ना जाकर उनको भगा दिया गया। और आज उस अलायंस के अंदर, इस इंडिया के अलायंस के अंदर आप देखें सागर भाई, तो आपको सारे वो जमीनी नेता मिलेंगे जो जब सड़क उतरेंगे मैदान में तो लोग उनको सुनेंगे। और एक तरफ आप देखेंगे तो वो लोग हैं जो किसी के दल को छोड़ के भगोड़े के रूप के अंदर जाके चले गए, जिनको आज देश के प्रधानमंत्री गला लगा रहे हैं। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि चिराग पासवान कहते रहे मैं हनुमान हूं, राम भक्त हूं, और राम ने क्या अनदेखी करी? उन्हीं के घर के अंदर उन्हीं के चाचा को उन्हीं के विभाजन करके आपने साथ जोड़ दिया। ये हिंदुस्तान, ये वर्सेस भाजपा की लड़ाई आज। ठीक है, आज इस पे अलायंस हुआ है और ये अलायंस हिंदुस्तान को एक खूबसूरती से लेके जाएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, देखिए उस अलायंस का वोट प्रतिशत देखिए आप, मिनिमम मेरे हिसाब से ज्यादा 2 से 3 या 2.9 रहेगा। और इस अलायंस का आप देखिए तो कम से कम मैं भी पढ़ रहा था 13.5 करोड़ अलायंस का वोट प्रतिशत। चंद्रमोहन जी, यह राजनीति है और यहाँ बहुत सारी चीजों की गुंजाइशें होती हैं, इसीलिए राजनीति है। आप जितने कसीदे और दोहे पढ़ रहे हैं, जरा आप अपने लिए भी तो देख लीजिए। आपके यहाँ भी कुछ साथी ऐसे बैठे हैं कि आपके यहाँ वो साथी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। आपके बगल में बैठे हुए जो भुवन जी हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आपके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, और आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जरा सबसे पहले किसी के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इस बात को क्यों नहीं आप भूल रहे हैं? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप दिल्ली में चुनाव लड़े थे? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि अभी से कुछ वीक पहले ही आप ममता बनर्जी के खिलाफ आप वहां चुनाव लड़ रहे थे, और आप अभी कह रहे हैं कि चिराग पासवान लेट गए? और आप देखिए, दूसरों को मत कहिए, आप अपने आप को कितने मजबूत रखेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कुनबा इकट्ठा करना बड़ी चैलेंज नहीं है, बल्कि उनको इकट्ठा करके उनका यूटिलाइज कर पाना ये बड़ा चैलेंज है। आप ये बताइए कि आपके सामने कितनी चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? मैं आपको 4 शब्दों में बात बता देता हूं। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता है। जब भी किसी ने हिंदुस्तान पे आंख दिखाई है तो हिंदुस्तान का पूरा हिंदुस्तानी इंडिया के रूप में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वही इंडिया उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन आज साथ जुड़ा है कांग्रेस के साथ या कौन भाजपा के साथ जुड़ा है। बात यह है कि आज लोकतंत्र और देश के अंदर जिस अमन और भाईचारे को आपने खराब करा और जिसको राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जोड़ा, जिसका असर आज इतने बड़े अलायंस के रूप में आया, ठीक वैसे ही अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान से बात करते हो, लेकिन पाकिस्तान की जब अटैक की बात होगी तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई हिंदुस्तानी बनकर जवाब देगा। तो ये अलायंस आज उस तरह का जवाब दे रहा है भाजपा को, इसीलिए खलबली है, इसीलिए चेहरे पे शिकन है, इसीलिए आज एक उस व्यक्ति को गले लगाया गया जिसको आपने डिस्कारिट कर दिया था, जिसके साथ जिसके फादर की डेथ हो गई और आपने उसको अकेला छोड़ दिया। और नड्डा जी क्या कह रहे हैं, ना तो हम किसी को भगाते हैं ना हम जोड़ते हैं। अरे आपने तो चिराग पासवान के घर के अंदर फूट डाली, आपने उसके पिता की अर्थी अभी जली नहीं। फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं चंद्रमोहन जी।
मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? जरा आप ये बताइए कैसे ये बात कह सकते हैं? आपने अरविंद केजरीवाल को बगल में बैठाया, आपने ममता बनर्जी को अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठाया, आपने नीतीश कुमार को अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठाया। ये राजनीति है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीति है। और राजनीति में हमेशा ये गुंजाइश होती है कि कब आपके साथ कौन और कब आपके खिलाफ कौन। माफ कीजिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। नीतू, एक सवाल आप जरा पूछिए अश्विनी जी से कि आखिर वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो चिराग पासवान को गले लगाने की बात कर रहे हैं और चिराग पासवान को कल तक दुत्कार रहे थे। जरा पूछिए आप अश्विनी जी से। अश्विनी जी से सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन देखिए अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले हम ये समझ रहे थे कि एनडीए के लिए बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी है। इसीलिए लास्ट में ये जरूर कहा गया आशिफ जी कि अब अगली बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होगी, 11 सदस्य एक समिति में बनाए जाएंगे, क्योंकि हमने शरद पवार को देखा कितनी चुनौतियां थी। अश्विनी जी, बिल्कुल इस सवाल के साथ ही मैं शुरुआत करूंगी ब्रेक के बाद आपसे कि जिस तरह से चुनौतियां इंडिया को है, विपक्षी एकता को है, महाराष्ट्र में अब आगे की रणनीति एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर तो चुनौतियां आपके पास भी है अश्विनी जी। देखिए, मैं बोलूं? हाँ अश्विनी जी, आपको ये बोला। जी देखिए, अभी इतनी बातें हुई चिराग जी को लेकर। आप हमको बता दीजिए कि चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी के लिए कोई भी गलत बयान दिया हो या पार्टी ने उनके लिए कोई गलत बयान दिया हो? अभी कुछ दिन पहले बंगाल का चुनाव हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा ये चोरों की पार्टी है। चुनाव बीत गया, मतगणना हो गई, उसके बाद का बयान अधीर रंजन जी का आता है कि ममता जी दिल्ली में साधु रहती हैं, यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं। सुन लीजिए चंद्रमोहन भाई, सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना पूरा। 70,000 चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, और अजीत पवार जी को अब निदा जी ऐसे बहस नहीं होगी। ठीक है, सुन लीजिए चंद्रमोहन शर्मा जी, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। जी बोलिए अश्विनी जी। चंद्रमोहन जी के बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा हूं। चंद्रमोहन जी बीच में क्यों बौखला रहे हैं? थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको सुन रहा हूं धैर्य से। अभी जो चीजें हुई, आज दो बातें देखने को मिली जी। पटना में नीतीश कुमार जी के सौजन्य से सारी चीजें हुई, और आज जो है नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ममता जी को बोलने का मौका दिया गया। तो ये गठबंधन क्या दिख रहा है? ये स्वार्थ के पिलर पर मौसेरे भाइयों की एक जुटान है जो आज है, और कल देखिएगा किस तरीके से ये कुनबा बिखरेगा, जो आज आपको दिख रहा है। ठीक है भास्कर जी, एक बात बताइए मुझे, आपसे मेरा भारतीय अगला जनता सवाल पार्टी। है। हाँ जी ठीक है, समाजवादी पार्टी को जरा भास्कर जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भास्कर जी, एक बात बताइए, जब ये बात बीजेपी कहती थी, कभी भी कुछ भी होता था कि नरेंद्र मोदी को कुछ कहा गया तो मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि भाई वो हिंदुस्तान कैसे हो सकते हैं, वो भारत कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज आप खुद अपने आप को इंडिया बन के प्रेजेंट कर रहे हैं तमाम दल, तो फिर आप भी तो इंडिया या भारत आप भी तो नहीं हो सकते ना। मतलब वो कहें तो गलत, हम कहें तो सही। तो जो आज अलायंस जो बना है इंडिया के नाम से, क्यों बना, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगातार हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अजीत पवार साहब से मिले होंगे, क्योंकि एक हफ्ते पूर्व ही वो महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं, तो आज उनसे किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात उनके मुंह से अच्छी लगेगी? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो अपराध की बात करते हैं तो आज मुख्तार अंसारी के बेटे को शामिल करके एनडीए में वो क्या देश को दिशा और दशा देंगे? और ये परिवारवाद की बात किस मुंह से करेंगे जब इनको राजभर जी, पासवान जी, मांझी जी, शिंदे जी, क्या ये परिवारवाद खत्म हो जाता है जब एनडीए में शामिल हो जाता है कोई दल? तो निश्चित तौर पर आज जो प्रश्न लग रहे हैं वो मोदी सरकार पे और एनडीए पे लग रहे हैं, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार और अपराध की और परिवारवाद की जो झूठी बातें करी थी वो देश के सामने आज हकीकत के रूप में दिखाई दे रही है। आज निश्चित तौर पे हम लोग एक इंडिया के रूप में आज देश के आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। ठीक है, बिल्कुल। अश्विनी जी से इसका हाँ एक जवाब लेते हैं, बाद में सिद्धार्थ शर्मा जी के पास आएंगे। अश्विनी जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर जब हमसे दूर होते हैं, दूरियां होती हैं, हमारे साथ उनके उन दलों के दिल नहीं मिले हुए होते हैं तो दाग बुरे हैं, लेकिन साथ में आ जाते हैं तो दाग अच्छे हैं? नहीं, कोई दाग अच्छे नहीं है। राजभर जी से को एनडीए में शामिल किया गया है।
अब राजभर जी का बयान भी आ गया है। अब उन लोगों को जो उसमें दूसरे टाइप के एलिमेंट है उनको तय करना है कि वो रहना है कि उनको जाना है। हमने राजभर जी के दल से अलाइनमेंट किया है, अलायंस किया है, उनके लोगों से नहीं किया है। ये मैं भास्कर साहब को बताना चाहता हूं। दूसरा, दल और दिल किस तरीके से मिलते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, बंगाल से लेकर दिल्ली तक का। ये लोग कम से कम सोचे कि आज जो जिस तरीके से कैसे कैसे वहां पर आए हैं। हमारे यहाँ एक जो है दूल्हा तय है, इनके बारात में दूल्हा ही नहीं तय हुआ अभी तक। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आज इतने लोग, देश के लोग। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप भूल गए अश्विनी जी, दूल्हा तो पहली ही बैठक में तय हो गया था। 12 करोड़ सिद्धार्थ शर्मा कहाँ तय हुआ है? कौन है? सिद्धार्थ जी सुनिए, सिद्धार्थ जी खड़गे साहब ने हथियार डाल दिया। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस का कोई नहीं होगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि ना खाता ना बही, जो परिवार का है वो सही है। तो क्या आप कांग्रेस वाले जो कहेंगे या जो कांग्रेस के लोग कहेंगे निशाना उन्हीं पर था? भ्रष्टाचारियों की जब वो बात कर रहे थे तो निशाना आप लोगों पर था कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, ज्यादा फोकस आप ही लोगों पर था। तो क्या आने वाले समय में आपको लग रहा है क्या कि आप लोग जो अलग अलग खड़े होते थे, अच्छा जो धुआं उठेगा विपक्षी एकजुटता में से, या फिर आप लोग इस धुएं से सामने वाली एनडीए को उड़ा ले जाएंगे, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल आसिफ जी, देखिए न्यूज इंडिया के दर्शक जो हैं, लाखों करोड़ों दर्शक अभी कार्यक्रम देख रहे होंगे, बहुत समझदार हैं। तो बीमार जब कोई डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो दवाई के लिए जाता है, न कि कोई पुराने डॉक्टर की बुराई सुनने के लिए। भाजपा के प्रधान से लेकर प्रवक्ता तक, अभी जो प्रवक्ता हैं, कल प्रधान जी भी थे, आज प्रवक्ता हैं, ये लोग अपनी 9 साल की उपलब्धि तो नहीं गिना रहे हैं, बस विपक्ष को गरिया रहे हैं। भाजपा स्वयं की अकर्मण्यता, नालायकी का बखान खुद अपने मुंह से कर रही है। जबकि जो आज इंडिया मोर्चा बना है, इसके पास भविष्य के भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट है, लोगों की मर्ज की दवा है, कोई रचनात्मकता है। स्वस्थ भारत हो, शिक्षित भारत हो, रोजगार युक्त भारत हो, खुशहाल किसान हो, सुरक्षित महिला हो, इनकी गारंटी है। तो भाजपा को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या केवल भूतकाल में जाके नेहरू से लेके कल तक जो जो चीजें हुई बीते हुए कल में लोगों को गरियाती रहेगी, या अपने 9 साल की उपलब्धि गिनाएगी? आपके पास जो मर्ज की दवा है, अगले आने वाले देश की ब्लूप्रिंट दे रहा है। भाजपा आने वाले देश का ब्लूप्रिंट देगा या पुराने लोगों को गरियाता रहेगा? वो कौन सा डॉक्टर बनना चाहता है? पुराने डॉक्टर को गरियाने वाला डॉक्टर बनना चाहता है या बीमार को दवाई देने वाला डॉक्टर बनना चाहता है? ये तो भाजपा को सोचना है। तो आपके पास, आपकी पूरी एकता के पास मर्ज की दवा है सिद्धार्थ जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर है सवाल चंद्रमोहन जी से, तो क्या मुझे आज ये बताइए, अधीर रंजन और ममता बनर्जी की विचारधारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चंद्रमोहन जी देखिए, अभी आपके सवाल का जवाब अश्विनी जी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया था। जब आपसे उनसे पूछा गया राजभर जी के लिए, तो उन्होंने बोला कि राजभर जी मीठा मीठा गप गप कर रहे हैं। हम जब राजभर जी भाजपा को बोलते थे तो कोसते थे। अब राजभर जी के साथ जो है कि जो उनके बेटे विधायक हैं अंसारी के, उसका क्या करेंगे? चंद्रमोहन जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने सीधा सवाल पूछा, ममता बनर्जी, अधीर रंजन की विचारधाराएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? देखिए, बिल्कुल सारी विचारधारा मिलेगी। सबसे बड़ी और सर विचारधारा ये भी बता इंडिया मोर्चा की होगी। उस इंडिया मोर्चे की विचारधारा के अंदर सब नेताओं की विचारधारा मिलेंगी, और वो एक विचार स्वरूप बनकर देश के एक ऐसे खाके के रूप में आएगी जो देश से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो 100,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो इस एनडीए सरकार ने छोड़ दिया है, वो भी सवाल पूछेंगे। जो 15 लाख का जुमला छोड़ा था, उसका भी सवाल इनसे लेना है। और उसके साथ जो कवर फाइल करा था इन्होंने अडानी अंबानी के लिए, और उसका असर क्या मिला रेल हादसों के ऊपर, नित्य रेल हादसे होते हैं, ये भी सवाल जाएंगे। तो इंडिया का जो मोर्चा है वो देश के उन जनमानसों का मोर्चा है जो आज देश के अंदर ठीक है। अश्विनी जी, सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं और चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास तो हर मर्ज की दवा है, आप लोगों के पास नहीं है। अश्विनी जी देखिए, सिद्धार्थ जी के पास तो दवा है, एक पर एक फ्री देंगे, वो दवा दे देंगे जनता को। अभी दिया भी है पूरे दिल्ली को इन लोगों ने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज एक इंडिया जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है, वो आज पैदा हुआ है, और एनडीए 25 साल का युवा है। दोनों में फर्क देख लीजिए, ये 9 महीने बाद जो है घुटनों के बल भी नहीं चल पाएगा, और जबकि 25 साल का युवा पूरे देश में दौड़ सकता है। तो इतना अंतर है आज, खाली आज इंडिया जो ये का हुआ है, मतलब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जैसे कि अभी सिद्धार्थ जी ने बताया, वो तो पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में, डॉक्टर बिठाने की तैयारी में, हर मर्ज का इलाज करने की तैयारी में। बाकी पूरे इंडिया से कैसे निपटेगा? दिल्ली वाला चला लें, तब दिल्ली वाला चला लें,
मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली वाला चला ले, अपने बंगलौर इलाज कराते हैं। सरदार जी, चुना तो जनता जनार्दन नहीं ना सर, तो मतलब कि आप जनता पर आप सवाल उठा रहे हैं सर कि एक पर एक फ्री इन्होंने दिया, जनता खींची चली आई। मेरा नहीं है, आप भी दीजिए पूरे देश भर में, आप भी दीजिए सर, अभी कई राज्यों में चुनाव है सर। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत का फॉर्मूला यही है तो आप भी अपना लीजिए सर। ब्रेक का वक्त हो रहा है। विपक्ष की एकजुटता यानी कि उड़ान को रोकने के लिए एनडीए पूरी तैयारी में है। पूरे देश भर में अब कैंपेनिंग के जरिए अब विपक्ष की खामियों को गिनाएगी अब एनडीए। निदा बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आशिफ इकबाल और मेरी सहयोगी नीतू गुप्ता। जी हां, और मेरे दो सहयोगी और हैं, सागर मिश्रा और निदा अहमद, और साथ ही एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इंडिया वर्सेस एनडीए जो है वो कितना कारगर होने वाला है, और उसके दरमियान जिस तरह की तैयारियां हैं वो किस तरीके से अमली जामा पहनाने वाले हैं ये लोग। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए तैयारियां जो भी जबरदस्त की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर ही की जा रही है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी होगा। लेकिन आज दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों तरफ से कहा जा सकता है कि जो बैठक का दौर रहा या फिर जो लड़ाई है वो दोनों के पास बहुत कड़ी टक्कर वाली लड़ाई है। क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से मुद्दा उठाया गया वो इंडिया ने भी उठाया कि 11 सदस्य की समिति बनेगी, वहीं महाराष्ट्र पर नजर तो एनडीए की भी है, बिहार पर भी खास फोकस है। और एनडीए क्या बड़ा फैसला बिहार को देखते हुए, खास तौर पर चिराग पासवान जब वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक 6-1 का फॉर्मूला तय नहीं होगा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर गठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो क्या यही समझेंगे कि 6-1 का फॉर्मूला पहले से तय हो गया है या फिर कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं? सागर, देखिए बिल्कुल आज के दिन बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों टीमों का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे जातीय समीकरणों को साधने का प्लान होगा, कैसे एक एक राज्यों पर फोकस होगा, क्योंकि सन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जिसको पार करना बाकी है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तेलंगाना की, हर एक राज्य बेहद महत्वपूर्ण है और इन राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबला कैसे खेलेंगी ये पार्टियां, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। निदा बिल्कुल, हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। मणिशंकर पांडे साहब जो कि अभी अभी जुड़े हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मणिशंकर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से ठीक है बुलावा गया, निमंत्रण गया, अब जो दल थे वो मिल रहे हैं तो दिल भी मिलेंगे, लेकिन क्या वाकई में जो फॉर्मूला सेट किया गया है चिराग पासवान की तरफ से, अगर उस पर सहमति बनेगी तभी सब कुछ चंगा होगा या फिर साथ में रहेंगे हमेशा? देखिए, चिराग पासवान जी की मुलाकात पिछले गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से, इन सबों लोगों से बातचीत हो चुकी है। सीट शेयरिंग का और सीट का कोई सवाल नहीं है, ये गठबंधन का मामला है। ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सहमति बन चुकी है और सहमति के बाद ही चिराग पासवान जी ने एनडीए में उन्होंने जाने का ऐलान किया। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल अब नहीं है। जब अब एनडीए के घटक दल में सम्मिलित हो गए हैं तो हम सभी लोग मिल करके 24 का जो चुनाव है प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बहुमत के रूप में पार्लियामेंट में हम लोग जाना चाहते हैं। मैं आपसे जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि जो आज बेंगलुरु में बैठक हुई और इसके पहले बिहार में हुई, आपने देखा होगा कि सबसे पहले कांग्रेस जैसी पार्टी कह रही थी कि नीतीश जी आप आइए, आप अगले हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। मणिशंकर जी आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। बीत गए। मणिशंकर पांडे जी आपको मेरी आवाज मिल रही है। आप लोजपा राष्ट्रीय के खासतौर पे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और अभी आप कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब तो पुरानी बातों पर कोई बात नहीं करनी, लेकिन जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चिराग पासवान के साथ आज इस तरीके की आत्मीयता प्रधानमंत्री ने दिखाई, क्या प्रधानमंत्री से आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल नहीं पूछेंगे
कि ये आत्मीयता उस दिन कहां थी जिस दिन चिराग पासवान को घर से बेदखल किया गया। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि तमाम राजनीतिक जो विरोधी हैं वो साफ तौर पे यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस दिन ये लोग कहां थे? उस दिन ये आत्मीयता कहां गई थी जब चिराग पासवान को घर से बाहर कर दिया गया? ये जानते हुए कि चिराग पासवान उनके लिए कितने मुफीद होंगे, वो चिल्लाते रहे कि मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, और उन्होंने तमाम बीजेपी के सहमति से लोजपा का 2 फाड़ करा दिया गया। एक तरफ 5 सांसदों वाले पार्टी के अध्यक्ष को, जो उनके चाचा थे, उनको मंत्री बना दिया गया और चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें तब कहां गई थी? मैं आपसे बात इसलिए बात साफ करना चाहता हूं जी। मैं बात आपको सामने साफ करना चाहता हूं। बात को मैं साफ करना जी बताएं आवाज आ रही। मैं साफ करना चाहता हूं। जिस आपने जिस समय ये बातें सब चिराग पासवान जी के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया उसका आपने उदाहरण दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय उस गठबंधन में नीतीश जी थे और नीतीश जी से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे, जब हमारा गठबंधन हुआ था, हमारा मतभेद उसी समय से था और नीतीश कुमार उस समय बिहार के सर्वोच्च नेता के रूप में गठबंधन में थे और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी पर पूरा विश्वास किया और उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कि हम, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सारे लोगों ने कहा कि बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी का इतना दबाव था कि नीतीश जी के दबाव के कारण चिराग पासवान को, जरूर आपने जो बात कहा कि उनको हाशिए पर ले आना, उनका घर खाली कराना, उनके साथ जो भी करना, वो नीतीश के दबाव में भारतीय जनता पार्टी इसको काम को कर रही थी। मैं इसकी तारीफ नहीं करता हूँ, इस बात की हम लोगों को भी चोट है, इस बात को हम लोगों को भी मलाल है कि जो अपने को, जिस चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का हनुमान कहते थे, उस हनुमान के साथ, हनुमान का मतलब है सहयोगी, सहयोग कर रहे थे और उनके साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन हम तो तारीफ करेंगे चिराग पासवान जी की, वो सारी बातों को सुन करके वो जानते थे कि एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके जाएंगे। इस बात की हम समझते हैं कि चिराग जो है प्रतीक्षा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते थे कि नीतीश का जो चरित्र है पलटू राम के तरह से बार बार दल बदलना, तो मतलब बार बार सरकार बनाना, सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं क्या भुवन जी को? भुवन जी आपको सलाह दे रहे हैं मणिशंकर जी, सावधानी बरतिए। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मणिशंकर जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भुवन जी, आप तो उनको ये बता रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए वरना नीतीश कुमार जी फिर चले जाएंगे। भुवन जी देखिए, मैं तो आज आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी के, जो उनके चाचा जी हैं, मेरे पार्टी का निर्णय है, मेरे पार्टी का फैसला है कि जहां पर नीतीश कुमार जी रहेंगे वहां हमारे पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता और इस बात को भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट रूप से सर, ये तो आप लोगों ने तय कर लिया था 2020 में ही रहेंगे, वो लोक जनशक्ति पार्टी कतई नहीं रहेगी। देखिए साहब, मैं बता रहा हूँ, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब इस बात मैं ये बता रहा हूँ, जब नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया था 2020 में सर, तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग तो अब कहेंगे ना कि हमने किनारा कर लिया। जब एनडीए के गठबंधन में उन्होंने ही मना कर दिया 2020 में बिहार चुनाव में कि नहीं, हमें एलजेपी को नहीं रखना, आप लोग को अकेले चुनाव लड़ना पड़ गया, तो अब तो आप लोग कहेंगे ना सर? नहीं, नीतीश कुमार को तो फिर नीतीश कुमार ने जब हमको किनारा कर दिया तो नीतीश कुमार जी को हमने भी किनारा कर दिया। आज आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार को वहां जाना पड़ा। सुन लीजिए, नीतीश कुमार को सुनिए, नीतीश कुमार को वहां जाना पड़ा जहां की जंगल राज कहते थे बिहार को, आज लालू जी के गोद में खेल रहे हैं। आज नीतीश के पास जो है 1.5% वोट बिहार में अब नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये अलायंस हुआ है बिहार में, उसमें 40 की 40 सीट एनडीए जीत करके आएगी और नीतीश कुमार आज जिस लालू के गोद में खेल रहे हैं, आज बिहार की इसीलिए दुर्दशा हुई है। बिहार को लेबर स्टेट कहा जा रहा है, बिहार की पूरे देश में बदनामी हो रही है। आप सिर्फ सुन ही रहे हैं, सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं और कोई नहीं है।
देखिए, मैं तो आज पशुपतिनाथ पारस जी जो उनके दूसरे गुट के मणिशंकर जी आपके पास लौटेंगे, वो भुवन जी कुछ कह रहे हैं सर, वो बहुत सुन लिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं तो आज इनके उनकी पीड़ा समझ लीजिए। आज इनके जो चाचा जी हैं, उनके पशुपतिनाथ पारस जी, उनके बयान को सुन पा रहा था, जो लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरा धड़ा कह सकता हूं मैं। वो कह रहे थे कि हजारीबाग सीट को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज ही का उनका बयान है। और ये मेरे को हजारीबाग नहीं, हाजीपुर। क्या आप भुवन जी किस तरह की आप वर्कआउट करते हैं? नहीं, आपको हजारीबाग और हाजीपुर का फर्क नहीं पता भुवन जी। इसके लिए बिहार की राजनीति और कहाँ उत्तराखंड, आप झारखंड की राजनीति को इकट्ठा करते हैं। ये बिहार के झारखंड, हजारीबाग झारखंड में है। अश्विनी जी, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन आज उनका जो बयान जो हाजीपुर आप बताएंगे, मैं उनका सर स्लिप ऑफ सवाल ले लीजिए सर। हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्म भूमि है। बिल्कुल सवाल ले रहे हैं। सवाल जो उनका रामविलास पासवान, मणिशंकर जी आपके पास लौटेंगे, मणिशंकर जी आपके पास लौटेंगे, आज पर चिराग आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। सवाल सुन लीजिए मणिशंकर जी, सवाल सुन लीजिए भुवन जी। जो आज का विषय था, उस नाव में मेरे को लगता है कि जो पहला ही छेद करने का काम करा, उन्होंने कहा कि मैं इस सीट हाजीपुर सीट को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अभी तो ये लोग कह रहे थे कि विपक्ष के लोगों की कब समिति बनेगी, मीटिंग, और जबकि हम 3 मीटिंग तय कर चुके हैं, नाम हमारा तय हो गया है, 11 सदस्यीय समिति हमारी बन गई है। हम लोग अगर मीटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 2-1 से आगे चल रहे हैं। तो आज जो ये विपक्ष पे लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन इनके यहाँ जो लड़ाई है वो पहले शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अश्विनी जी बोलिए। भुवन जी देखिए, आप 2-1 से आगे चल रहे हैं, लेकिन आज 2 बातें देखने को मिली हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने जो है आज सभा को संबोधित किया। वो जो ठगबंधन की सभा थी, उसमें ममता जी भी बोली, मैंने पहले भी कहा। नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पहला वाला जो मीटिंग हुई थी आप लोगों की, वो ऑर्गेनाइज हुई थी। दूसरी बात ये देखने को मिला कि आज ममता बनर्जी जी बची है, कांग्रेस को तो अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक कर दिया, कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया, अब ममता जी बची हैं। आने वाले दिनों में और देखिए। तीसरी बात, जो ये इंडिया बना हुआ है, इसमें 2 आई है, यानी कि अहम, मैं, आई मतलब मैं होता है, उस 2 आई को बाहर करिए। भाई, जो भारत का जो आई है, उसमें भी आपको अहम दिखाई देता है। इंडिया में अगर आपको अहम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये देश में आपको अहम दिखाई दे रहा है, इंडिया नाम रखा है। अगर जल्दी आगे अगर आप उंगली डालेंगे सब कुछ चल जाएंगे। इसके रूप को ही गलत कर रहे हैं। इंडिया का मतलब अहम कैसे सोनी जी, इसीलिए बड़ा सोच समझ के लोगों ने नाम रखा है। बिहार के लोग रहते हैं, अहम कैसे हो सकता है इंडिया में, आप बताइए। ये तो आपके अहम से लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। की तुलना भ्रष्टाचारियों से करेंगे, ये बहुत सर्वथा गलत है। आज ये तुलना जो हो रही है, भारत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये आई इंडिया में भ्रष्टाचारियों ने डाला है। दिखेगा आपको। अश्विनी जी देखिए, भास्कर जी सुनिए, भास्कर जी सुनिए। अश्विनी जी, आपने गठबंधन का तोड़ तो आपने निकाल लिया, ठगबंधन आपने बोल दिया, लेकिन आप देखिए जलती आग में हाथ आप डाल रहे हैं सर। इन लोगों ने इसीलिए सोच समझ के इंडिया नाम रखा है। आप उसमें अगर छेड़छाड़ करेंगे फिर तो सवाल खड़े कर देंगे लोग सर। कुछ और सोचिए। हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं। आप बोलिए, सबके विषय में बोलिए। हम लोग आपको बहुत सम्मानपूर्वक। देखिए, आप ठगबंधन बोली, दिक्कत नहीं है। बीजेपी कहती आई थी वो आप एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। एक पार्टी बताइए। जो ये आज सब लोग मिले हैं 26 लोग, एक पार्टी आइए। अश्विनी जी, अश्विनी जी मैं गिना रहा हूँ। अश्विनी जी आइए। सभी लोगों के ऊपर ना सुनिए सर, भास्कर जी का जवाब मैं दे दूं क्या? अजीत पवार का नाम गिना दूं, एकनाथ शिंदे का नाम गिना दूं, और कितने ऐसे लोगों का नाम गिनाऊं सर, जहां पर ईडी की जांच चलने वाली थी, बंद हो गई है सर। पार्टी कोई दूध की धूली नहीं है, सबका दामन किस तरह से साफ है सर, हमें पता है। आसिफ जी। सागर जी, निवेदन करता हूँ। जी बोलिए सर। सूत्रों से किसी की जांच बंद नहीं हुई है, बिल्कुल किसी की जांच नहीं बंद हुई है। बताइए ना, एकनाथ शिंदे पर क्या जांच हुई सर? मुख्यमंत्री बन गया, क्या जांच हुई? बोलिए। जांच नहीं बंद है, बोलिए। एकनाथ शिंदे पर आपने क्या जांच करवा दी? अजीत पवार, जिसको आप लोग कल तक कहते थे भ्रष्टाचार आदमी है, वो कैसे सर हो गया? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुल गए क्या? बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार घुल गए क्या? आप बताइए।
वासीमती आपको इन सब पर आएंगे तो वोट बहुत नीचे खींचेंगे। नया ट्रेंड ले गार्जियन बताइए। नहीं नहीं, आप ऐसे आइए आरोप नहीं भारतीय लगा जनता सकते पार्टी आप। में माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनिए, के ऊपर आरोप लगाएंगे आप। बनिए। मैं कहता हूँ कि पूरा जो ये ठगबंधन है, ये सारे भ्रष्टाचारी है और आज सारे मौसेरे भाई एक साथ इकट्ठा हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए निदा, रत्नाकर सिंह भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, जरा उनको भी इंटरेक्ट कराइए। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका, बैठक हुई, खत्म हो चुकी है, अब अगली तीसरी जगह भी डिसाइड हो चुकी है, आगे अब क्या रणनीति है? क्योंकि देखिए, आपके जो महागठबंधन आपने कहा उसे बीजेपी लगातार ठगबंधन करार दे रही है और अब बीजेपी की भी अहम बैठक चल रही है। कितनी बड़ी चुनौती आपकी इस विपक्षी एकजुटता के लिए अकेले बीजेपी है? देखिए निदा जी, अभी मैं अश्विनी भाई की बात सुन रहा था, कैसे बौखलाए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये अश्विनी भाई की बात नहीं कह लेता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात कह लेता हूं कि आज पोर्ट ब्लेयर के एक उद्घाटन से संबंधित अगर 2 मिनट बोले होंगे तो इस गठबंधन को कोसने में कम से कम नहीं तो 10 मिनट लगाया उन्होंने। और तमाम सारे आरोपों को जिस प्रकार अश्विनी भाई लगा रहे थे, मोदी जी भी उसी प्रकार लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अश्विनी भाई एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक बौखलाए हुए हैं कि यह गठबंधन आखिर में हो कैसे गया। ये तो तभी से ये कयास लगा रहे थे कि ये गठबंधन होगा ही नहीं, ये ठगबंधन है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन अंधतोगत्वा हुआ क्या? सारी मिथ्या को तोड़ते हुए, सारे भ्रम को झुठलाते हुए देखिए आज गठबंधन अपना स्वरूप बनाते हुए निश्चित रूप से आगे भी जो मीडिया होंगी, ठीक है, 125 साल पुरानी पार्टी आज घुटने पर है। अश्विनी जी आपके पास लौटेंगे। रत्नाकर जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। हमारे संवाददाता अली सरर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है और वहां पे बैठक चल रही है एनडीए की। अली, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप जरा बताएं कि क्या है बैठक की स्थिति और कब तक, कितने देर तक ये बैठक चलने वाली है? अली। देखिए, बिल्कुल बैठक का सिलसिला जो है पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है, चाहे उसमें गृह मंत्री अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो, तमाम बड़े चेहरे आ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब बैठक शुरू हुई है, बैठक चल रही है अंदर और एनडीए की महत्वपूर्ण बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसके साथ साथ जो 38 दलों के नेता हैं वो तमाम एनडीए में जो शामिल हुए हैं वो तमाम बड़े नेता अंदर की ओर आ चुके हैं और बैठक का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ठीक है अली, हम आपके पास लौटेंगे। नीतू, जरा अब हम ये दिखा दें, मैं चाहूंगा अपनी टीम से कहूंगा कि जरा वो दिखाएं कि कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं और कैसे क्या स्थिति है उनकी, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है और तमाम दर्शक जो अभी थोड़ी देर के बाद जुड़े हैं हमारे साथ, उनको बताना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से दल यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ। और क्या है उनकी वास्तविक स्थिति। बिल्कुल, तो कितने मजबूत विपक्षी दल में देखिए, सबसे पहले पार्टी और 2019 लोकसभा चुनाव में सीटें और वोट परसेंटेज भी जान लेते हैं। सीपीआईएम की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव 3 सीटें और 1.8% जो है वो वोट परसेंट रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी 1 और वोट परसेंट देखिए 0.4% रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 सीट 0.3%, ये जो परसेंटेज है वो रहा है। आशिफ जी, ये वो है। नीतू, मैं आपको बताऊं, निदा आपको बताऊं, सागर आपको बताऊं और तमाम जो गेस्ट पैनल हमारे जुड़े हुए हैं उनको बताऊं कि ये वो है जो 2019 में जिनको लोकसभा सीटें जिनके पास है, जो लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लड़ाई जो है वो 2024 के लिए है। और ये देखिए जो आज जो चेहरे जो मजबूत चेहरे थे जो विपक्षी बैठक में शामिल हुए, पहले हम विपक्षियों की बात बता रहे हैं, पहले वो इस इंडिया गठबंधन की बात बता रहे हैं जो लोग शामिल हुए थे। देखिए वो चेहरे हैं, ये नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव के बेटे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हैं वो हेमंत सोरेन है। बिल्कुल, तो ये विपक्षी चेहरे हैं। एमके स्टालिन डीएमके, शरद पवार एनसीपी प्रमुख, उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के, तो ये वो मजबूत चेहरे जो कि आज इस इंडिया में शामिल थे। और इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता मंत्री, तो ये वो तमाम विपक्षी चेहरे जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो अभी हम और भी दिखाएंगे, हम एनडीए के भी तमाम चेहरे दिखाएंगे, हम वो भी बताएंगे कि आखिर वो जो इकट्ठा हुए हैं उनके क्या है, किस तरीके से उनके पैमाने हैं और किस किस तरीके से वो किस बैठकों में जो शामिल होने के पीछे उनके क्या आधार हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लगातार हमारे साथी, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो और हमारा एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है, तो जाइए कहीं मत, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशिफ इकबाल और आज हमारे साथ जो लगातार हमारे सहयोगी, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो टीवी का सुख्यात विख्यात प्रख्यात पैनल है, जिस पर लोग सुनते भी हैं, उनको समझते भी हैं और जानते भी हैं। जी हां, और हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि आखिर जो बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, पहले इंडिया जो नया गठबंधन बना है उसकी बैठक हुई है और उसके बाद एनडीए की बैठक अभी चल रही है जिसको लीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर इस बैठक के नतीजे कैसे निकलने वाले हैं। जैसा जो इंडिया जो खास तौर पे बेंगलुरु में बैठक हुई है, उसके नतीजे के तौर पे ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगली बैठक होगी और उस बैठक में लगभग ये तय हो जाएगा कि आखिर संयोजक कौन होने वाला है, कौन लीड करेगा इस गठबंधन को। और साथ ही ये भी तय होगा कि आखिर जो उनके सहयोगी हैं उनको किस तरीके से इमर्ज किया जाएगा, किस तरीके से उनको सम्मिलित किया जाएगा और संभाला जाएगा। दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार अपने बड़े कुनबे के साथ जुड़ा है और आपको बता दूं कि ये पहली बार है जब किसी इतने बड़े गठबंधन का ये दल आज बैठा हुआ है दिल्ली में। और आज हमारे तमाम सहयोगी हैं। सबसे पहले मैं तमाम सहयोगियों के पास जाऊं, उससे पहले मैं अली के पास जा रहा हूं। अली, क्या देख रहे हैं आप, कब तक ये बैठक चलने वाली है और क्या उम्मीद है? देखिए बिल्कुल आसिफ जी, अशोका होटल के बाहर तमाम वीवीआईपी मूवमेंट का सिलसिला जारी है। बैठक जो है वो हॉल के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो 38 दल के नेता हैं उन्होंने उनको मिलकर मुलाकात की और ये विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। 2024 में भी हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप ही प्रधानमंत्री बने। इसके साथ के साथ जो चिराग पासवान हैं उनसे भी गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम दलों के नेता, 38 दल के नेता जो पहुंचे हुए हैं उन सबसे गले मिलकर उन्होंने सबका अभिनंदन किया। और अभी सिलसिला जो बैठक का जारी है, अंदर बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि अब करीब आधे घंटे और बैठक चल सकती है क्योंकि जो बाद में कुछ नेता आए हैं वो पहुंचे हैं, तो ये सिलसिला भी लगातार जारी है, बैठक चल रही है। बिल्कुल, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अली, हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीधे न्यूज इंडिया दिखा रहा है किस तरीके की तस्वीर है। जिस तस्वीर पे आज हम चर्चा कर रहे हैं ये वही तस्वीर है चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये माना यह जा रहा था कि एनडीए की बैठक में जो सबसे पहली और बड़ी तस्वीर निकल के आने वाली है वो साफ तौर पे इसका एनालिसिस हमने पहले किया था। हमने तमाम चीजों पे चर्चा की थी कि चिराग पासवान को इतनी तरजीह जो दी जा रही है क्या वाकई, और वो प्रधानमंत्री ने मुहर लगा दी है कि इस वक्त चिराग पासवान उनके लिए कितने जरूरी हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों से बहुत कुछ बयां हो रहा है क्योंकि आप जो हम बात कर रहे हैं 2024 की लड़ाई की, उसमें जिस तरह से हमारे रिपोर्टर दीपक चौबे और अली सरन ने बताया कि बिहार और महाराष्ट्र कितना जरूरी है एनडीए के लिए, उसको समझने के लिए इस तस्वीर को समझना होगा। इस तस्वीर में दो बहुत मायने हैं। हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक ही तस्वीर के दो पहलू दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में साफ तौर पे जो अपने आप को हनुमान कहते थे वो एक तरीके से गले लग रहे हैं राम के, और दूसरी तस्वीर के पहलू को अगर हम देखें तो वो ये भी है कि जो गलती सही हुई है उसको माफ कीजिए और गले लगिए। कहीं ना कहीं से जो टीस है वो कहीं नजर आ रही है। हमारे साथ मणिशंकर पांडे जुड़े हुए हैं। जरा मैं आप निदा, नीतू और सागर हैं, आप जरा सवाल पूछिए उनसे। बिल्कुल आशिफ जी, मैं इसी फोटो को लेकर ही मणिशंकर जी से सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। मणिशंकर जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव और बिहार की सियासत क्या अब दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जाने का जो ये सिलसिला है वो शुरू होने वाला है? इन तस्वीरों को लेकर क्या मायने समझे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जब दो बड़े ऐसे दिग्गज पीएम नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान जो कि हमेशा एलजेपी ने बीजेपी को उबारने की कोशिश की है, उस समय पे जब कहीं ना कहीं संकट में बीजेपी नजर आई है, तो इन तस्वीरों के मायने आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता इस वक्त। मणिशंकर पांडे जी। तो मैं बात इस तस्वीर को प्रधानमंत्री जिस तरह से चिराग पासवान जी को गले लगाए हैं वो तस्वीर इस बात को बयां कर रही है और मैं समझता हूं कि काफ़ी देर तक अपने सीने से उनको लगाए रखे। उनको ये एहसास हो रहा है कि हम देश के एक बड़े राजनीतिक होने के नाते, शीर्षस्थ होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते कहीं न कहीं मुझसे चूक हुई बिहार के राजनीतिक फैसले में, और
नीतीश जी के कारण हमने चिराग को जो भी चिराग के साथ व्यवहार हुआ वो कहीं से उचित नहीं था। आज वो तस्वीर ये बयां कर रही थी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सारी चीजें पीछे की हम भूल करके हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान ने देश के हित में, राजनीति के हित में नहीं बल्कि देश के हित में उन्होंने ये फैसला किया कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। इस समय देश विखंडित हो जाएगा अगर हम दूसरे तरफ जाते हैं, अपने शक्ति का जहाँ उधर करते हैं, तब भी देश में सरकार नहीं बन सकती है। और गठबंधन की सरकार ने, अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बिहार को देखता हूँ, बिहार का पलायन इतना, बनारस का मैं रहने वाला हूँ, इतना पलायन पिछले दिनों में हुआ है कि बिहार को लेबर स्टेट कहते हैं लोग, उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश कहते हैं, बिहार को जंगल राज का प्रदेश कहते हैं। तो चिराग जी ने अपने, उनकी उम्र कम जरूर है, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए कि आने वाले दिनों में देश का विकास हो। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली में बैठक हो रही है, वो पता नहीं क्यों लोग चिंता कर रहे हैं कि हम बेंगलुरु के बैठक के चिंता में हैं कि अब जो चिंता प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मेरी बात पूरी करने दीजिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2047 के प्लान पर डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की तस्वीर 2047 में क्या होगी। आज सारे गठबंधन की पार्टियों के बीच में चर्चा का ये विषय है, बेंगलुरु का कोई चर्चा का विषय नहीं है। क्यों कि जिस तरह से आप, मैं कहना तो नहीं चाहता था, जिस तरह से मेढक को तराजू में इकट्ठा करके तौला नहीं जा सकता है। आपकी बात पूरी हो गई तो और भी मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक बार हम उनका रुक रहे थे। अश्विनी शाही जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। जिस तस्वीर का जिक्र हमारे एडिटर साहब यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ मणिशंकर पांडे साहब उस तस्वीर को बहुत अच्छे से बयां कर रहे हैं, नहीं लगता कि इस तस्वीर में जो आज कंधा नजर आ रहा है, उस कंधे पर जो सर नजर आ रहा है, इस सर को सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त थी जब एक बाप का साया बेटे के सर से उठ गया था। नहीं लगता आपको इस गले लगाने की और साथ में खड़े होने की, इस प्यार की, इस मोहब्बत की जरूरत सबसे ज्यादा उस वक्त थी जब बेटा बिल्कुल अकेला था और घर तक से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन क्या अपने अपने हिसाब से हम सब कुछ सेट करेंगे क्या कि जब अगर हमारे काम के नहीं तो आप घर से बेघर कर दीजिए, अब हमारे काम के तो हम गले भी लगा लेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अश्विनी जी से मेरा सवाल है, बीजेपी नेता चिराग जी का वो घर, अश्विनी जी से मेरा सवाल, चिराग जी को दूसरा घर, जी चिराग जी को दूसरा घर मिला हुआ था, उनको बेघर नहीं किया गया था, चिराग जी को एज एमपी दूसरा घर मिला हुआ है। अब मेरा ये कहना है कि आज राम और हनुमान का मिलन आप दिखा रही है, कितना बढ़िया दृश्य है। दूसरी तरफ और दृश्य में दिखाना, हम तो उस वक्त भी दिखा रहे थे जब हनुमान चीख चीख के ये कह रहे थे कि मैं उनका हनुमान हूँ, मैं राम का हनुमान हूँ, हमने उस वक्त भी दिखाया था सर, लेकिन उस वक्त राम हनुमान को नहीं देख रहे थे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। अब हमारी बात आप सुनिए, आप लोग 4-5 लोग हैं भाई, एक सत्ता के एक जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मणिशंकर जी बैठे हुए, सुनिए हमारी भी बात, थोड़ा सा जनता तक जाने दीजिए। सीताराम येचुरी जी का कल बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी से हम लोग कोई गठबंधन बंगाल में नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर हम लड़ते रहेंगे ममता जी से। तो गठबंधन एक तरफ, वहां पर ये बयानात आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी बोलते हैं ममता जी शैतान हो जाती हैं बंगाल में आकर और साधु रहती हैं दिल्ली में, ये बयान सुन रही हैं। और दूसरा, आज जो विहंगम मिलन हुआ है उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करना आपका काम है, करिए, मगर उसके बारे में जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको देखिए। नेगेटिव बंगाल में चल रहा है, नेगेटिव ठगबंधन के अंदर चल रहा है, उसको पॉइंट आउट। ठीक है अश्विनी जी, रत्नाकर जी के पास भी आएंगे, भुवन जी के पास भी आएंगे, लेकिन एक सवाल अश्विनी जी, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, एक लाइन कह के जी, अश्विनी एक लाइन कह लूं जी। आज एक तरफ हमारे एनडीए के सभी लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को माला पहनाकर उनको अपना नेता बनाया है और ये कहा है कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और अभी पांडे जी, मणिशंकर जी ने कहा कि 47 तक का प्लान हम कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, मणिशंकर जी ने यह भी कहा, सुनिए सर, सुनिए अश्विनी जी, है ना नियत है। अश्विनी जी सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो आपसे उस वक्त बड़ी चूक हुई थी, तो क्या आप समझे कि आपने वो चूक समझ ली है, अब उसे सुधारने की कोशिश होने जा रही है? इन तस्वीरों के जरिए भी समझे हम तो, अश्विनी जी।
देखिए अगर हमसे कोई चूक नहीं हुई है, अगर चूक हुई है तो हम संभालेंगे उसको। हमारा कुनबा है, हम अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं। चिराग जी ने कभी भी एक बयान, मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चिराग जी के खिलाफ बता दीजिए, या चिराग जी का बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बता दीजिए, कहीं चूक नहीं हुई है। सबके दिल मिले हुए थे। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी बता रहे घटना होती है उसको नहीं उठाना चाहिए। अश्विनी जी, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से वो शायद जवाब देना चाहते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। रत्नाकर जी तो खुद ही अब कांटों पर चल रहे हैं। रत्नाकर जी अब तो आप भी कांटों पर ही चल रहे हैं सर। जिस बंगाल में आप कहते थे हम साथ नहीं खड़े होंगे, घुटने पर, जिस दिल्ली में आप कह रहे थे कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ हम नहीं रहेंगे, जिस यूपी में आप कहते थे कि नहीं साइकिल के साथ हम नहीं चलने वाले, और आज तो आपका हाथ सर सभी के लिए साथ खड़ा हो गया है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न है और बहुत सारे बातें इन्होंने कहा है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बोलूंगा। जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हारेगा एनडीए और जीतेगा इंडिया। हारेगा फांसीवाद और जीतेगा भारत और भारत की जनता। देखिए, आज जिस तरह से जो विडंबना ये है कि जो प्रधानमंत्री जी सदन में कहते थे एक अकेला सब पे भारी, आज मजबूर हो गए हैं 38 दलों के गठबंधन के लिए। और वो भी कैसे दल जिनका अस्तित्व जो है, अगर परसेंटेज वोट परसेंटेज में लेंगी तो 0.001% किसी का वोट शेयर है, तो डेसिमल में सबका वोट शेयर है। लेकिन ये दिखाने के लिए नंबर में कि हम 38 दलों का गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन तो पूछ लीजिए कितने सांसद और कितना वोट परसेंटेज है इनका, ये बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये जो दिखावा कर रहे हैं वो सही है या गलत है। दूसरी चीज, ये दावा कर रहे थे, दम कर रहे थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बीच में मत बोलिए असली भाई, अब ये आपकी गंदी बात है, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में या किसी के बीच में सवाल किया कि नहीं, सवाल आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, करना चाह रहे हैं। आसमी जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी बोलिए। चर्चा की तरह करना चाहता हूँ। बिल्कुल चर्चा कीजिए, गंदी बात कोई नहीं करेगा। जी बोलिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो पार्टी कहती थी कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज क्यों मजबूर हो गई उस व्यक्ति का समर्थन लेने के लिए जो आपने इंटरव्यू देखा होगा ओपी राजभर का, जिन्होंने कहा कि अगर भगवान प्रभु श्री राम भी हमारे सामने आकर कहे कि आप जो है एनडीए के साथ गठबंधन में चले जाइए, भाजपा के साथ गठबंधन में चले जाइए, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। आज वो व्यक्ति को ये क्यों लेने पे मजबूर हो गए जिनके घरों से, जब आप ही कह रही थी अभी कि रामविलास पासवान जब मर गए तब उनके घरों से कैसे सामान को बाहर निकाल दिया गया, जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कि ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चाल चरित्र है जो समझ में आता है चेहरों की, जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये सभी को एकत्रित करने का काम करते हैं। क्यों नहीं अभी तक एनडीए का इन्होंने कुनबा बनाया, क्यों नहीं सबको बुला करके मीटिंग किया? हम तो रत्नाकर सिंह जी, आपकी शिकायत कि आपको मौका नहीं दिया। मुझे लगता है कि शायद आपकी बात कंप्लीट होगी। दरअसल हमारे सहयोगी बाहर ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अली, कोई अपडेट आपके पास बैठक को लेकर? नहीं, अभी तक जो बैठक है वो चल रही है निदा, लेकिन साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त चिराग पासवान बैठक को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये वादा किया और तमाम विपक्षी दलों जो माफ कीजिएगा जितने भी 38 दल हैं उनमें बैठकर उन्होंने कहा कि मैं बिहार से 40 सीटें लेकर आऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ साथ जितने भी विपक्षी जो दलें हैं उनको बताया गया कि हम इस बार एनडीए में जो शामिल हैं, एनडीए में एक बड़ी जीत हासिल करके लेकर आए, क्योंकि बड़ा जाति समीकरण भी देखा जा रहा है और इसका बड़ा ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं 2024 में एक बड़ी भूमिका रखता है। इसी के चलते मीटिंग को सिलसिला जारी है और अलग अलग जो 38 दल के नेता हैं वो अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रख रहे हैं। ठीक है अली, हम आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए। निदा, मैं आपसे चाहूंगा, निदा और नीतू, आप दोनों लोगों से जरा ग्राफिक्स के जरिए वो बताइए कि कौन कौन से दल आज एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा के केंद्र में क्या चीजें हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पहली बैठक बेंगलुरु में हुई है और दूसरी बैठक जो दिल्ली में हो रही है उसकी, तो आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हमने विपक्ष के मजबूत चेहरे को दिखाया था, लेकिन अब दिखाने की बारी जो है वो एनडीए, जो इस बैठक में शामिल है, एनडीए के कौन कौन से वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। निदा, बिल्कुल, एनडीए का मिशन 2024 आप ऐसे समझिए, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की तरफ से, अजित पवार एनसीपी की तरफ से, एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी की तरफ से। तो एनडीए का मिशन 2024 के तहत वो कौन से मजबूत चेहरे हैं जिन पर एनडीए दाव खेलेगी? कॉनराड संगमा एनपीपी और साथ ही साथ नेफ्यू रियो एनडीपीपी और प्रेम सिंह
तमाड़, SKM और अजय चौटाला JJP। तो मतलब रामदास अठावले की बात कर लीजिए, उमेश महतो की बात कर लीजिए, या फिर नीतू आगे हम जो चेहरे तमाम देख रहे हैं, हम जीके वासन तमिल मनीला कांग्रेस से आप देख लीजिए। तो एनडीए ने इस तरीके से अपने मिशन 2024 के लिए अपने कुनबे को मजबूत किया। कुछ और चेहरे भी जल्दी से नजर डाल रहे हैं। चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम से, अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता, ये वो तमाम स्ट्रॉन्ग लीडर है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू TDP, अजीत पवार, इनका जिक्र हमने अभी किया था। तो ये एनडीए के वो दिग्गज हैं, ये एनडीए के वो मजबूत चेहरे हैं जो कि आज एनडीए के साथ है। मीटिंग हो रही है और अब ये एनडीए जो है लोकसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति, आगे का जो इनका जो राजनीति एजेंडा है वो सेट करते हुए नजर आएगा। निदा बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से मजबूत चेहरों के साथ, मजबूत दलों के साथ तमाम लोग जो है वो एक साथ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मैं सवाल जो है अपने ही एडिटर आशिक इकबाल से लेना चाहूंगी। हमने पूरा कवरेज किया, 4 बजे से लगातार कंटिन्यू हम बने हुए, दोनों बैठकों पे हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा था, क्या उसी बौखलाहट में हम कहें कि तमाम जो एनडीए की तरफ से एकजुट होकर के एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही, कहीं ना कहीं जो बात विपक्ष लगातार कह रहा है कि बौखलाहट है बीजेपी में, इसे आप कैसे देख रहे हैं आज की इस बैठक को? देखिए, एक बात साफ है कि जिस तरीके से हमने पूरे 4 घंटे तक लगातार विश्लेषण किया है, ये देखिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमने साफ तौर पे एक पैनल रखा, पूरा जो हिंदुस्तान को सुनने, देखने, समझने का ज्यादा विस्तार तरीके से वो लोग समझते हैं, और उन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। हमने तमाम चीजें वो भी बताई कि कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं और किस किस दल का क्या क्या इंपैक्ट है। हमने वोटिंग परसेंटेज बताया, हमने ये भी बताया कि आखिर एनडीए जो इंडिया है, जो बेंगलुरु में जिसकी मीटिंग हुई है, जो गठबंधन नया आज नामित हुआ है, उसके पास 23 राज्यों में सरकारें हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी बताया कि एनडीए जो इस वक्त दिल्ली में है, जो मीटिंग चल रही है, उसके पास 19 राज्यों में सरकारें हैं। तो मतलब साफ है कि अगर अभी देखें तो पलड़ा उधर का भारी नजर आता है, लेकिन साफ तौर पे सरकार में इस वक्त एनडीए मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस वक्त 303 सीटों पर बैठी हुई है, जो आप कह सकती हैं कि एक बड़ा है आंकड़ा है। और दूसरी तरफ तमाम तरह से हमने राय भी लिया है, तमाम लोगों ने राय दिया, तमाम अपने अतिथियों का, जो गेस्ट जुड़े हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं, उनको ये धन्यवाद। और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो जो हैं उनका धन्यवाद कि जो वो जुड़े और लगातार 4 घंटे से चर्चा में शामिल हुए और चर्चा में अपना बहुमूल्य समय दिया। क्योंकि लगातार न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर भी बता रहा था कि क्या क्या मीटिंग में किस किस तरीके से कौन कौन शामिल हो रहा है, क्या क्या चीजें आने वाली हैं और किस तरीके से तमाम चीजें तय हुई हैं। और बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आपसे हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे, लगातार हम ये बातें कर रहे थे, किस तरीके से इस बैठक में तमाम अपोजिशन के दल जो हैं वो शामिल हुए और हमने इस पूरी चर्चा को बहुत ही विस्तार से दिखाया, समझाया, बताया कि ये बैठक कितना इंपॉर्टेंट था। पूरे हिंदुस्तान की नजर इस बैठक पे थी, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त टीवी स्क्रीन पे यही देख रहा था कि आखिर किस किस गठबंधन में कौन कौन से सहयोगी शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से लगातार किसका कुनबा बड़ा दिख रहा है, किसका कुनबा मजबूत दिख रहा है, किसका कुनबा ये लगातार देखने की कोशिश की जा रही है, इंपैक्टफुल दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरे तमाम सहयोगी जो लगातार 4 घंटे से हमारे साथ है, हमारी कैमरा टीम जो लगातार मजबूती से ग्राउंड पे मौजूद है, हमारे ग्राफिक्स की टीम, हमारे आउटपुट की टीम, हमारे इनपुट की टीम, हमारे रिपोर्टर की एक बड़ी टीम जो पूरे देश में मौजूद है और तमाम एंकर्स हमारे मौजूद हैं। मैं सीधे तौर पे सागर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो महा कवरेज रही उसको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है 2024 की लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है? बिल्कुल, अगर हम बात करें पटना से लगाए बेंगलुरु तक जो विपक्ष की बैठक हुई, विपक्ष को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी का यह कहना कि ये डूबता हुआ सूरज है, रोशनी ये नहीं बिखेरने वाला, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम रोशनी बिखेरेंगे और 2024 में हम अपना झंडा बुलंद करेंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नीतू, बिल्कुल, तो आज ये जो महा कवरेज आपने देखी, हर एक बारीकी से जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। और देखिए, आज जो ये बड़ी बैठकें हुई है, ये सीधे सीधे लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यही बैठकें आगे का रास्ता तय करेगी। और इसके साथ ही साथ चाहे हम बात करें इंडिया की, चाहे हम बात करें एनडीए की, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर तो है, लेकिन इस बार इंडिया को लेकर हम कहेंगे कि जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं 4 कदम आगे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, तैयारी जो इस बार की जा रही है इंडिया की तरफ से, यानी विपक्षी एकता की तरफ से, इसका रिजल्ट तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। आशिफ जी। बिल्कुल निदा, आप भी कंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से हमने दिखाया है, ये चर्चाएं दिखाई हैं और खास तौर पे हमने ये दिखाया क्योंकि हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि उस ऑपोजिशन की महागठबंधन का नाम
इंडिया होने जा रहा है। निदा, बिल्कुल इंतजार करना होगा हमें 2024 का, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए 38 वर्सेस इंडिया स्पेशल 26 अब ये लड़ाई हो गई है, तो देखना होगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन बाजी मारता है। इंतजार बस 2024 का, क्योंकि अपनी अपनी जीत का दावा तमाम दल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बड़े महाबहस का और ये आप कह सकते हैं मेगा कवरेज के लिए न्यूज इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड पे मौजूद थी, स्टूडियो मौजूद थी, और हमारे साथ जो बड़े पैनल थे, जो हिंदुस्तान के प्रख्यात विख्यात सुख्यात चेहरे हैं, उनको हमने शामिल किया था इस चर्चा में। और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो जो लगातार बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।